हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री द नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, इसका जो पहले का जो कंटेंट था रिगार्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इवन जो सत्याग्रही मूवमेंट थे गांधी जी के, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब आप वो जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो आपने नहीं देखी हैं वो देख लीजिएगा, ताकि वो जो कंटेंट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको रॉलेट एक्ट। और देखिए, यहाँ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 3 मार्क्स का बनता है, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या था रॉलेट एक्ट। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट विद दिस सक्सेस, ठीक है, कि किस तरह से अपनी सक्सेस के द्वारा जो इन्होंने गांधी जी ने इनकी सक्सेस हुई थी सत्याग्रह मूवमेंट्स में, तो उसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा इनका हौसला बढ़ गया था। इम्बॉलेंट मीन्स होता है हौसला बढ़ जाना। तो हौसला जब बढ़ गया तो गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो एक लॉन्च करेंगे, एक नया मूवमेंट नेशन वाइड, पूरे देश को समाहित करेंगे, देश के लोगों को समाहित करेंगे, उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कराएंगे। इस तरह का एक सत्याग्रह मूवमेंट वो स्टार्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में इसको पास किया गया था और दिस एक्ट हैड बीन हाइडली पास्ड थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव। और देखिए, ये जब एक्ट पास हुआ था तो ऐसा नहीं बहुत सोच विचार के ये एक्ट को पास किया था, बल्कि जल्दबाजी में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया था। और क्यों किया था, किसके खिलाफ किया था? अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। जो इंडिया के जो लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो इस तरह के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें, उनके खिलाफ इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको इनोमस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हो उनको अनलिमिटेड पावर मिल गई थी, शक्ति मिल गई थी, जिससे वो रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, रिप्रेस मतलब कुचल सकते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देश में हो रही थी उसको दबा सकते हैं, उसको कुचल सकते हैं, ठीक है। एंड अलाउड, इसके साथ ही उनको पूरा के पूरी ये शक्ति मिल गई, अलाउ हो गया कि वो जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं ना, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी पकड़े जाते हैं उन कैदी, उनको वो पकड़ के अरेस्ट करके साथ ही वो क्या करेंगे, विदाउट ट्रायल उनको कोर्ट में पेश नहीं करेंगे किसी भी ट्रायल के लिए, और सीधे उनको जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल से पहले उनको वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट कि विदाउट एनी ट्रायल अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के दौरान पकड़ा जाता है तो उसको सीधे ही जेल में डाल दिया जाता है, बिना उससे कुछ पूछे हुए, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता है। इवन यहाँ पे अगर उनके पास किसी तरह के वेपन्स या आर्म्स जो थे, हथियार भी पाए जाते थे, चाहे वो लाइसेंस्ड क्यों ना हो, तो सिर्फ ये इंडियन मेंबर्स के खिलाफ ही ये एक्ट पास हुआ था। अगर कोई भी किसी हथियार के साथ मिलता है, किस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके शक के बिना पे, आप कह सकते हैं कि शक के बिना पे, डाउटफुल मैनर में अगर किसी पे संदेह होता है तो उस पॉलिटिकल लीडर को पकड़ लिया जाता था और सीधे उसको 2 साल की जेल दे दी जाती थी। तो इस एक्ट को आप याद रखना है, इसको नो वकील, नो दलील, नो अपील के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी, देखिए, उन्होंने वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। तो महात्मा गांधी जी का तो पूरा इरादा था, वो चाहते थे एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। इस तरह के जो गैर कानूनी, आप कह सकते हो अनजस्ट लॉज की किस बिना पे, मतलब फालतू में ही अगर कोई इनोसेंट होता था तो उसको भी 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरह के लॉज के खिलाफ उनका इरादा था मूवमेंट स्टार्ट करने का, और विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल। और ये स्टार्ट भी हुआ एक हड़ताल की तरह, हड़ताल से स्टार्ट हुआ, एक स्ट्राइक हुई, ठीक है। हड़ताल मीन्स एक स्ट्राइक हुई, जब कहते हैं बंद हो जाता है हर जगह, कुछ तरह की चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो ये 6 अप्रैल को स्टार्ट हो गया। अच्छा, इस हड़ताल के दौरान क्या हुआ कि रैलीज काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में ऑर्गेनाइज हुई। देखिए, सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो रैलीज थी जगह जगह ऑर्गेनाइज की गई। वर्कर्स जो थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए, जो रेलवे वर्कशॉप्स थी, शॉप्स थे, वो सब बंद कर दिए गए। अच्छा, अब इससे क्या हो गया, पॉपुलर अपसर्ज, ठीक है, कि इस तरह के एक इंक्रीजमेंट के साथ ये पूरा का पूरा एक वार्निंग की तरह देखा गया, कि वार्निंग मिली ब्रिटिशर्स को कि किस तरह से ये मूवमेंट जो है और भयानक रूप ले सकते हैं, ठीक है। अपसर्ज मतलब इंक्रीज वे में और ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, स्कैड भी हुआ, क्योंकि देखिए शॉप्स बंद हो गई, रेलवे वर्कशॉप पे स्ट्राइक हो गई, वर्कर्स जो थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब जो है लगा इन्हें कि कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जैसे रेलवेज और टेलीग्राफ, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स को लगा जब ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो अब उन्हें कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसने डिसाइड कर लिया कि इस तरह के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो यहाँ पे हो रहे हैं उनको वो पूरा क्लैम्प डाउन कर देंगे। क्लैम्प डाउन मतलब उनको खत्म कर देंगे, उनको दबा देंगे। तो लोकल लीडर्स जो थे वह, और इसी के दौरान इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या किया उन्होंने, लोकल लीडर्स जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको उनके घरों से उठा लिया, उनको पकड़ लिया, स्पेशली अमृतसर से। और महात्मा गांधी वॉज बेयर फ्रॉम एंटरिंग रैली। इसके साथ ही महात्मा गांधी को रोक दिया गया, आप कह सकते हो एक पाबंदी लगा दी गई, बैड मतलब उनको रोक दिया गया कि वो दिल्ली में एंटर ना करें, ठीक है। ऑन
ऑन 10 अप्रैल उसके साथ ही देखिए 10 अप्रैल को क्या हुआ, जो पुलिस थी अमृतसर में उसने फायर कर दिया, ठीक है, गोलियां चला दी। ओपन पीसफुल प्रोसेशन वहां पे चला था उसके ऊपर, और प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। इसके साथ ही देखिए बाद में क्या हुआ कि जो लोग थे वहाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड वो गुस्से में आके उन्होंने अटैक कर दिया बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद क्या हुआ, मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा, और जनरल डायर ने इस कमांड को संभाला का पूरा कि अब वो शांति माहौल बनाए रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, एक तरह का ऐसा लॉ, इसको हम आर्मी एक्ट भी कहते हैं। ऐसी किसी भी तरह की कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटी में या कंट्री में वॉयलेंस हो जाए, और इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, इन्होंने ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये मार्शल लॉ। तो उसके दौरान क्या होता है कि जो 4 लोग होते हैं वो कहीं भी गैदर नहीं हो सकते, कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, कहीं मिल नहीं सकते हैं। तो और हर जगह आप कह सकते हो कि आपको अपने घरों में ही रहना है, ताकि इनको लगता था किसी तरह के षड्यंत्र ना हो जाए, किसी तरह के और कोई मूवमेंट ना हो जाए। तो इन मूवमेंट्स को रोकने के लिए इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया था, और इसके अकॉर्डिंग 4 लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो जनरल डायर ने इसकी कमांड को संभाला। इसके बाद देखिए 13 अप्रैल को क्या हुआ, एक बहुत ही इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ था, इस डे पे काफ़ी सारा जो विलेजेस थे, ग्रुप क्राउड था, वो इकट्ठा हुआ था अमृतसर में। और वहाँ पे क्यों अटेंड हुए थे, फेयर गैदरिंग हो रही थी, और किस लिए वहाँ पे, क्योंकि बैसाखी का मेला था, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग में वो लोग सब इकट्ठे हुए, और ये काफ़ी जो इलाका था वो आउटसाइड द सिटी था, ठीक है। जलियांवाला बाग जो था तो आउटसाइड द सिटी, मतलब सिटी से काफ़ी दूर था इलाका। तो वहाँ पे जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें, क्योंकि उस टाइम इतना मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, मीडिया नहीं थी, टेलीविजन नहीं थे, न्यूज़पेपर्स नहीं थे, कि लोगों को जैसे मार्शल लॉ लगा और तुरंत उनको खबर मिली, तो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं होता था उस टाइम। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो अननोन थे कि मार्शल लॉ लग गया है, उन्हें पता भी नहीं था मार्शल लॉ क्या होता है, कि उन्हें इकट्ठा नहीं होना है, कहीं पे सिर्फ अपने अपने घरों में रहना है। तो ऐसी कोई बातें उनको नहीं पता थी, तो इस वजह से उन लोगों को भी ये चीज़ें नहीं पता थी, और वो वहाँ पे जलियांवाला बाग में वहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब जब इकट्ठे हो गए तो जनरल डायर को ये खबर मिली कि काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कई लोग तो वहाँ पे इनोसेंट, बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ पे इनोसेंट थे, जो बैसाखी का फेयर मनाने के लिए इकट्ठे होते। बट इसके साथ ही कुछ लोग वहाँ पे स्पीचेस देने के लिए भी, जो भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो भी उनके पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने, तो उनको छोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा भाषणबाजी वहाँ चल रही थी, लोगों को कह सकते हो कि आप जोड़ रहे थे कि ताकि वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो जनरल डायर को जब ये चीज़ मिली कि मार्शल लॉ लगने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जलियांवाला बाग में कलेक्ट होके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं इनके खिलाफ, तब इन्होंने पूरी कमांड संभाली, और इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो एग्जिट पॉइंट था उसको ब्लॉक करा, क्योंकि जो रास्ता था जहाँ से लोग निकल सकते थे, एंटर करते थे, और जहाँ से बाहर निकल सकते थे उसको पूरा ब्लॉक किया। वहाँ पे पूरी तोप की तोप लगा दी जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाए, और साथ ही उन्होंने ऑर्डर दे दिया ओपन फायर का क्राउड पे। इसमें काफ़ी ज़्यादा किलिंग, हंड्रेड कहते हैं 370 के करीब जो लोग थे वो इसमें मारे गए। और ये जो ऑब्जेक्ट था उसने ये भी डिक्लेयर करा बाद में कि उसका जो मोटिव था वो ये था लोगों के बीच डर को फैलाना, ठीक है, प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, कि सत्याग्रह के बारे में कोई भी सोचे, जो सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का सोचेगा उसके दिमाग में हमेशा डर का माहौल बना रहे, ठीक है। देखिए डर मतलब एकदम फेयर, पूरा का पूरा एक्सट्रीमली फेयर उनके दिमाग में बना रहे। तो एज द न्यूज़ जिस तरह से, फिर देखिए नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि जब ये न्यूज़ पूरी की पूरी जब फैल गई जलियांवाला बाग की, कि क्या कैसे वहाँ पे क्या हुआ, इतने लोग जब मारे गए, तो पूरे के पूरे जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए स्ट्रीट्स में, इंडियन टाउन्स में, नॉर्थ साइड में। फिर उसके बाद काफ़ी सारी स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस विद द पुलिस के साथ काफ़ी झड़पें हुई, अटैक्स किया गया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, ऑफिस में ब्रिटिशर्स के। जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, बट इसके देखिए इसके साथ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चुपचाप बैठने नहीं वाली थी, जो भी उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा ब्रूटल रिप्रेशन दिया, क्रूरता से लोगों को मारा, है ना, उनको बहुत ही टेरराइज, मतलब होता है कि एकदम आतंक का माहौल पूरा बना देना, एक्सट्रीमली फेयर बना देना। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस, और जो सत्याग्रहीज वहाँ पे पकड़े गए, जिनको भी पकड़ा गया तो उनको फोर्स किया गया कि वो नाक रगड़े हैं फर्श पे, उनसे माफ़ी मांगे, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, स्ट्रीट्स में रेंगते हुए जाएं, पूरा लेटे हुए, और सलाम करें, सैल्यूट करें साहिब लोगों को, ब्रिटिशर्स को। पीपल वर फ्लॉक्ड, इसके साथ ही देखिए पीपल जो थे उनको कोड़ों से मारा गया, फ्लॉक्ड मतलब कोड़ों से मारना। एंड विलेजेस अराउंड गुर्जनवाला, इवन जो विलेजेस थे अराउंड जो गुर्जनवाला पंजाब में, नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्बेड, ठीक है, वहाँ पे तो बम भी गिराए गए। तो सीइंग वॉयलेंस, इस तरह का जब पूरे का पूरा जो वॉयलेंस पूरे जगह पे स्प्रेड हो गया, तो महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट था उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, उसको बंद कर दिया। फिर इसके बाद देखिए वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड
बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है, लोरेट सत्याग्रह जो था वो वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो रहा, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट इसके साथ ही वो लिमिटेड भी रहा मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो आप कह सकते हो कि इस मूवमेंट में ज़्यादातर लोगों का सहयोग गांधी जी को नहीं मिला। तो महात्मा गांधी ने क्या किया उसके बाद, तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो गांधी जी को लगा कि अब एक और ज़रूरत है और मूवमेंट को लॉन्च करने की, और किस वे में करें, ब्रॉड बेस्ड में, कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके लिए उन्हें चाहिए था मुस्लिम्स का भी सहयोग। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी उनके पास है, उनका इरादा था कि किस तरह से वो हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लेके आए, क्लोजर टुगेदर, ठीक है, एक साथ लेके आए और एक साथ ही मूवमेंट स्टार्ट करें। तो वो जो मौका था वो उन्हें मिला खिलाफत इशू के दौरान। और खिलाफत इशू में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, जब वो खत्म हुआ था, तो वहाँ पे ऑटोमन जो टर्की था, ऑटोमन एम्पायर, जो आज इसका नाम टर्की के नाम से हम जानते हैं, पहले इसका ऑटोमन एम्पायर के नाम से इसको जाना जाता था। तो उसमें ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, और इसके बाद ऑटोमन टर्की को एक बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी जो थी, संधि थी, वो ऐसी रूमर आई सुनने में, काफ़ी लोगों के, इंडिया में जो लोग थे मुस्लिम्स कम्युनिटी, उनको एक रूमर अफवाह सुनने में आई कि हारने के बाद ऑटोमन टर्की जब हार गई तो ऑटोमन टर्की के से एक तरह का पीस ट्रीटी जो था वो साइन कराया गया, और वो इम्पोज भी किया गया ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। ऑटोमन एम्पायर जो होता है उस टाइम वो एक स्पिरिचुअल हेड होता था इस्लामिक वर्ल्ड का, उसका नाम था खलीफा, ठीक है, उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था, द खलीफा। और ये होते थे स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि खलीफा कौन होते थे, तो वो ऑटोमन एम्पायर थे, जिनको स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी उनका कहना हर कंट्री के लोग मानते थे, मुस्लिम कमेटी के लोग, उनको एक स्पेशल ओहदा भी दिया जाता था। तो इस तरह से खलीफास टेम्परेल पास टू डिफेंड द खलीफास टेम्परेल पास, आ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ठीक है, तो क्या हुआ, खलीफा के जो इस तरह की ट्रीटी उनको साइन करनी पड़ गई थी, तो उसको डिफेंड करने के लिए टेम्परेल पास उनको मिलने चाहिए। तो इसके लिए ही खिलाफत कमेटी जो थी उसको फॉर्म किया गया बॉम्बे में इन मार्च 1919। और इसमें देखिए दो अली ब्रदर्स थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, और उनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिएगा, ये दो ब्रदर्स से जो अली ब्रदर्स के नाम से काफ़ी जाने जाते हैं, ये लीडर्स बने। और इनके साथ गांधी जी ने काफ़ी डिस्कशन किया, और उन्होंने चाहा कि जब एम एक है कि दोनों को ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही खड़ा होना है, तो क्यों ना वो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको पार्टिसिपेट कर ले, उसको ज्वाइन कर लेते हैं खिलाफत मूवमेंट में। तो जब ये अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो गांधी जी को अच्छा मौका मिल गया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक अम्ब्रेला, ठीक है, एक ही अम्ब्रेला में जो यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट का अम्ब्रेला था उसके अंदर वो मुस्लिम्स और हिंदू एक साथ आ जाएं। तो इससे मास मूवमेंट अच्छे से बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। और इसके बाद देखिए जब कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920, यहाँ से भी आपका मैप का क्वेश्चन बनता है, तो ही कन्विंस, उन्होंने गांधी जी ने उनको कन्विंस किया था लीडर्स को कि वो सपोर्ट करें, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो कलकत्ता सेशन में बिल्कुल ये एग्री हो गया था सब कुछ, कि जो लीडर्स हैं, अदर जो लीडर्स हैं, वो कन्विंस हो गए थे कि हाँ अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट कर लिया जाए, और इसके साथ ही खिलाफत मूवमेंट को भी इसमें जोड़ दिया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी स्वराज यानी सेल्फ रूल मिल जाए। देखिए स्वराज मतलब सेल्फ और राज मतलब रूल, तो अपना खुद का रूल मिल जाए, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया जाए और इंडियंस को यहाँ पे अपना अधिकार, अपने राइट्स मिल जाए। तो आई होप आपको यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो कंटेंट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।